सर्वेश मिश्रा वहीं पर मौजूद हैं इलाहाबाद में, जहां वोटिंग हो रही है। लोग तादाद में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी ये रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। इस समय हम खड़े हैं इलाहाबाद के उत्तरी विधानसभा सीट पर और ये बूथ जो बनाया गया है वो ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर है, वहां पर ये बूथ बनाया गया है। आप देखेंगे जहां पर सिक्योरिटी में लोग तैनात हैं और इसके साथ ही बता दें कि इस मतदान केंद्र पे 5 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये उत्तरी विधानसभा सीट है और कुल इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीट है जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। अगर पिछली बार की बात करें तो 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास, 3 बीएसपी के पास, 1 कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था। एक बार इस मैदान को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मैदान काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि 5 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और जहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टि से। कुछ ऐसे भी बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं, तो वहां पर भी उनकी तैनाती की गई है। आप देखेंगे कि ये लोग यहां पर वोट देने के लिए आ रहे हैं। आइए जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इस बार इलाहाबाद का समीकरण क्या रहने वाला है, जो पहले था या कुछ बदलेगा? नहीं, जरूर बदलेगा। अब युवा लोग आगे हैं तो बदलाव तो जरूर होगा। पिछली बार अगर देखा जाए तो समाजवादी और बीएसपी का ही कहीं न कहीं वर्चस्व था, 1 सीट कांग्रेस को थी। और इस बार क्या लगता है कि बीजेपी का खाता खुलेगा? जरूर खुलेगा। बीजेपी का खाता जरूर खुलेगा। आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इस उम्मीद के साथ कि युवा जब आएगा वोट करेगा तो कुछ बदलाव भी आएंगे। आपको बताते हैं कि 3 मुख्य सीटें मानी जाती हैं जहां पर आज मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। वो है इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद पश्चिमी और इलाहाबाद की दक्षिणी सीट, और इसको वीआईपी सीट भी माना जाता है। बाकी 9 सीटें जो हैं वो अलग अलग गाँव की, देहात की हैं और उसके लिए भी आज वोटिंग होनी है। फिर याद दिला दूं आपको, 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण का ये चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उधर चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कहाँ? मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाले हैं। सिर्फ वहाँ की पॉलिटिक्स ही नहीं, देश में हाव भाव और मूड भी पता चलेगा। अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। रामदत्त त्रिपाठी साहब जो कि जाने माने पत्रकार हैं, यूपी को बहुत अच्छे से समझते हैं, खासकर उसकी पॉलिटिक्स को। यहाँ सुरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं जो लोकमत के एडिटर हैं, ये भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। संजय और आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं, नित्यानंद हमारे साथ बने हुए हैं जो अलग अलग पहलू काउंटिंग को लेकर या बीएमसी के बाद नई पॉलिटिक्स को लेकर हमें बातें बताने वाले हैं, रिपोर्ट्स पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि हमारे बाकी रिपोर्टर्स भी खबर हम तक पहुंचाने के लिए कैमरा लेकर आगे निकल पड़े हैं। अभी स्टूडियो में आप हमारे साथ हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, ये चौथे चरण का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ सिर्फ बहुत दिग्गज ही नहीं, जूनियर दिग्गज भी अब मैदान में हैं। और जूनियर दिग्गज से मेरा मतलब है, आप समझ गए होंगे कि वो तमाम बड़े नेता जिनके बेटे या बेटियां इस बार अपनी किस्मत लेकर आगे पहुंच रहे हैं। ये सवाल आपके सामने इस तरीके से मैं रखना चाहती हूँ कि अब एक नेक्स्ट जेन पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिलेगी अगर ये सारे के सारे आ जाते हैं चुनाव जीत कर। तो नहीं, वो तो है ही। और देखिए, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनमें ही पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। कांग्रेस में सोनिया गांधी इस बार प्रचार में नहीं गई हैं, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव बिल्कुल सीन से बाहर हैं, कहीं प्रचार में नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव है तो नेक्स्ट जनरेशन तो वही है। रायबरेली सीट पे वहाँ जो अखिलेश सिंह विधायक होते थे उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। इलाहाबाद में छात्र नेता हैं ऋचा सिंह, वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले छात्र नेता रहे छात्र संघ के अनुग्रह नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो नई पीढ़ी आ रही है, काफ़ी तेज़ी से आ रही है और आकर्षण भी है। अब एक्चुअली चुनाव भी एक फ़ायदे का सौदा हो गया है ना, वो भी एक बिजनेस हो गया है। तो बहुत सारे जो घराने हैं, जो बेटे बेटियां लंदन भी पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट में या और चीज़ों में, इंजीनियरिंग में, और वो भी वापस आके राजनीति में अपना उसको एक पुश्तैनी धंधे की तरह उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे ही कहा कि अब ये भी बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, तो आपके साथी पत्रकार सुरेश जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी कि ये तो एकदम सत्य सा साबित हो गया है। यही बिजनेस जो है अब बीएमसी में भी सर देखने को मिलेगा। दुर्भाग्य से ये बात हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ये बिजनेस हो गया है, जो कि पहले सेवा का माध्यम था। अब ऐसा है कि कंपटीशन, एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि भाई लोगों में जो जुड़ा हुआ है वो ऐसा कार्य करता है, उसको चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता था। लोगों से जिसका संपर्क बना हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मगर आज इलेक्टिव मेरिट अगर पार्टियों की तरफ देखा जाए, देश की नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी भी देखती है,
तो इलेक्टिव मेरिट में वो ये देखती है कि इसके पास पैसा कितना है, इसकी जाति का गणित क्या उस चुनाव क्षेत्र में बैठता है, और इसके बाद फिर सारी बातें आती है, भले वो कोई सोशल वर्क का उसे अनुभव हो या न हो। और फिर अगर चुनाव में पैसा ही हावी है तो फिर चुनाव के बाद भी पैसा ही हावी होगा। तो जो रामजस जी कह रहे हैं वो सही बात है कि वो एक बिजनेस बनते जा रहा है, कि जो एक्टिवा स्कूटर पे घूमता है वो फिर बड़ी एसयूवी में 5 साल के बाद दिखाई देता है। ये तो आम देश की पिक्चर हो गई है, जो कि दुर्भाग्य से सही है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से नेता दिख जाएंगे और मिल जाएंगे जो पहले कभी बीपीएल में हुआ करते थे और 10 साल में रामदत्त त्रिपाठी जी एकदम मुझसे अग्री करेंगे, जो 10 सालों में करोड़ों और बीएमडब्ल्यू और बेंज मर्सिडीज लेते हुए घूमते नजर आ रहे थे। रामदत्त जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन ज़रा बीएमसी को लेकर आप तैयारियाँ, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, भले ही घंटा भर बाकी हो। संजय, आपके पास भी लगातार कॉल्स आना शुरू हो गए होंगे और आप भी लगातार नेताओं से संपर्क में आना आप शुरू हो गए होंगे कि बताइए मूड क्या है और आपको क्या लग रहा है, क्या गणित, क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन? जी बिल्कुल, नेता जो है उनके एक्चुअली में सभी ने अपने फिंगर्स क्रॉस रखी है, बिकॉज दोनों पार्टियां, शिवसेना और भाजपा, जो दो मुख्य पार्टियां होंगी पहले नंबर दूसरे नंबर पे, ये दोनों को अब तक पूरा विश्वास नहीं है कि वो लोग 100 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा रूबिका, जैसे हम बात कर रहे थे कि बीएमसी चुनाव का और यूपी चुनाव के कनेक्शन थे, मैं आपको कहता हूँ कि बीएमसी के अंदर जो मतदाता है उसमें 26% मतदाता उत्तर भारतीय है, यानी जो मराठी भाषी मतदाताओं से ज़्यादा संख्या उत्तर भारतीयों मतदाताओं की है मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में। और ये ये मतदाता है जो ईस्टर्न यूपी से आता है, जहाँ जैसे बनारस हो गया, भदोही हो गया, जौनपुर वाला इलाका हो गया, वो है जहाँ पे आज चुनाव होने अभी बाकी, जहाँ पर वो उत्तर प्रदेश में मतदान होना बाकी, जो आखिरी 3 चरणों के दौरान होगा। तो यहाँ पे आज जो नतीजे आएंगे मुंबई महानगर पालिका से, उससे इस बात का अंदाजा लगाना आसान होगा कि उत्तर भारत का, पूर्वांचल का जो मतदाता है यूपी का, वो क्या सोच रहा है। यही मतदाता, इसमें से काफी ज्यादा संख्या में लोग अगले एक आध दिनों में ट्रेन पकड़ के उत्तर भारत जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, और वहां पर भी उनका जो मतदान होगा तो वहां भी मतदान का वो प्रयोग करेंगे। तो इसको देखते हुए बीएमसी चुनाव है, इसके जो नतीजे हैं ये आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के आखिरी 2 से 3 जो चरण के जो चुनाव है उसमें किस तरह से मतदाता का रुख रहेगा, और तब अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ना सिर्फ मुंबई के नेता हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी जो नेता हैं वो लोग इसको काफी करीबी तौर से देख रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नतीजे से अपनी यूपी की रणनीति और इस कॉर्ड को आपने आंकड़ों के लिहाज से और ज्यादा आसान कर दिया है कि कैसे ये आंकड़े आज जो यहाँ आने वाले हैं वो यूपी में मतदान के आंकड़ों पर असर डाल सकते हैं।